चलिए, हेलो। जो नेक्स्ट क्लास, जो पीछे वाली क्लास थी आपकी, उसमें हमने बताया था ताप का प्रभाव, चालकों पर ताप का प्रभाव। चालकों पर ताप का प्रभाव, जिसमें से धातु के चालक पर, दूसरा कौन सा था, मिश्र धातु पे था, तीसरा किस पे था, अर्धचालक पे था, और लास्ट वैद्युत अवघट्ट पे था। इन तीनों पर क्या बोलते हैं, ताप का प्रभाव जब डाला गया था तो धातु में क्या थी बच्चा, याद आ रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान किसके अनुक्रमानुपाती, श्रांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती था। इस स्थिति में श्रांतिकाल का मान यहाँ घटता था और इसका मान क्या होता था, बढ़ता था, क्योंकि इसके वेलोसिटी जो इनके ताप बढ़ाने पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, उनके टकरों की संख्या क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी इलेक्ट्रॉनों में, अर्थात श्रांतिकाल का मान घटता था तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता था। पीछे का रिवाइज कर लीजिए इस चीज़ को। फिर इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो रो अनुक्रमानुपाती 1/, निकाल रहे हैं श्रांतिकाल को टाउ से, तो क्या चीज़, वही चीज़ है जिससे कि चालकों पर क्या बोलते हैं, ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो चालकों में क्या पाया जा रहा है, प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध, तो वही ताप तरह से हम कह सकते हैं। बस आपका रिवीजन पीछे का करवा दें। उसके बाद मिश्र धातु, एकदम सेम कंडीशन यहाँ भी था कि मिश्र धातु में भी श्रांतिकाल का मान घटता है और क्या विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है। और अर्धचालकों में क्या था, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन की टक्कर समान रहेगी और प्रतिरोध का मान घटेगा और चालकता का मान बढ़ेगा, तो श्रांतिकाल में बढ़ेगा। तो कह रहे थे इसमें श्रांतिकाल का मान बढ़ता था और इसमें विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता था, घटता था। और वैद्युत अवघट्ट में क्या थी, अर्धचालक हो गया। वैद्युत अवघट्ट की बात बताइए। श्रांतिकाल का मान क्या हो रहा था, घट रहा था कि बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। क्यों, इसकी श्यानता घट रही थी, तो इसकी चालकता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी कि घट रही थी। चालकता जब बढ़ेगा कभी भी तो श्रांतिकाल का मान बढ़ेगा और इसमें विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि अर्धचालक और वैद्युत अवघटन में दोनों स्थिति में श्रांतिकाल का मान बढ़ता है और विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता था, घटता था। और कह सकते हैं कि धातु और मिश्र धातु में दोनों में श्रांतिकाल का मान क्या होगा, घटेगा, और कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। इतनी बात क्लियर है। और इसको स्पष्ट तरीके से माइंड में सेट भी करे रहिएगा, क्योंकि आता है पेपर में बार बार पूछेगा। चलिए, आज की टॉपिक्स होगी आपकी, लिखिएगा अनुगमन या अपवाह भी लिख सकते हो, पहले लिखना अपवाह, कोष्टक में लिख लीजिएगा अनुगमन, अपवाह अथवा अनुगमन, कोष्टक में हो जाएगा वेग। क्या मैंने बोला, अपवाह अथवा अनुगमन, वेग तथा किसमें संबंध ज्ञात करना है, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा में क्या बच्चा, संबंध में संबंध। इंग्लिश क्या हो जाएगी, रिलेशन बिटवीन क्या बच्चा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। जब आपको अनुगमन वेग की स्थिति में ज्ञात करा रहा था, अनुगमन वेग का मान जब मैं बता रहा था कि अनुगमन वेग होता क्या है, तो उस टाइम हम आपको एक फार्मूला का अनुभव कराए थे। एक फार्मूला आपके सामने रखा था मैंने, I = याद है, N × E × A × V D। यही होता है अवगमन वेग तथा वैद्युत धारा में क्या संबंध। यही समीकरण जो आपका सामने दिखाई दे रहा है, ये फार्मूला, यही फार्मूला जो होता है
अपवाह तथा वैद्युत धारा में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। जिसमें से अभी मैं बता देता हूँ कि जो I है वो क्या है, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली वैद्युत धारा है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, एक कूलाम पर आवेश का मान है। मीन्स दैट कि जितना कूलाम इधर बहेगा उस पर चार्ज दिखाता है। N क्या है कि जितना आवेश आएगा इधर उतने ही मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा उस चालकों में। कैसे चालकों में, तो चालक के एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल में, याद रखिएगा ए क्या है, एकांक क्षेत्रफल है या एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल है। VD क्या है, उस एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है या औसत अनुगमन वेग है। ठीक है ना, टोटली यही आपको फाइंड आउट करनी है। अब कैसे ज्ञात करेंगे कि देखिए, जैसे हम कोई चालक ले लेते हैं, ध्यान समझोगे बहुत इजी है। थोड़ा सा ऐसा है कि थ्योरेटिकल में थोड़ी सी समस्या हो सकती है या फिर डेरिवेशन करते समय जो थ्योरी लिखवाऊंगा वहाँ थोड़ी समस्या होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई चालक है, देखिए इधर दिया है कि नहीं दिया है बुक में, चलिए कह रहा है कि मेरे पास कोई चालक है और इस चालक के सिरों पर अगर हम विभवांतर लगा देते हैं, इसको हम कह सकते हैं भी, एक प्लस और दूसरा माइनस, और कहता है कि जैसे ही प्लस वाला इस सिरे से जुटेगा माइनस वाला इस सिरे से जुटेगा तो जो इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा निर्धारित हो जाएगी, प्लस से किधर की तरफ, माइनस की तरफ। तो हमें ज्ञात करना है कि अगर पूरे चालक में धारा अगर प्रवाहित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए। बात समझिए, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसमें बहने वाले टोटल इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन कितना हो सकता है। तो हम टोटली के लिए निकालने से पहले हम डायरेक्टली एकांक का निकाल देंगे। अगर एक का निकाल देंगे एकांक क्षेत्रफल का, तो एक बात है कि जितने उसमें क्षेत्रफल होंगे टोटल का ज्ञात हो सकता है। जैसे कि एक गाजर ले लो भैया, गाजर को काट दो बारीकी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान मीन्स दैट 10 है। अगर हम एक का निकाल देंगे तो हम कह सकते हैं कि एक इकाई क्षेत्रफल या एक परिच्छेद के क्षेत्रफल में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n मानते हैं तो 10 में बहने वाले 10 कह सकते हैं कि 10 एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, बोलिए। क्षेत्रफल निश्चित होगा, क्षेत्रफल कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि आकार, लेंथ, लंबाई सब बराबर होगा। इसका अनुगमन वेग का मान भी क्या हो जाएगा, अगर एक का जितना निकालोगे उतना 10 में भी आएगा। समझ में आ रही बात। मीन्स दैट अभी मैं समझा दे रहा हूँ इस चीज़ को। इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स हो गई, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3n, 4 के लिए 4n, बात आ रही समझ में। और जितना इसका मान निकल के आएगा वही क्या होगी, वैद्युत धारा होगी। सपोज दैट कि अगर आप क्वेश्चन करते हैं, एक लड़का क्वेश्चन किया था हमसे कि सर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई उपकरण आपने लगाया है और ये प्लस माइनस का विभवांतर जब आप टर्मिनल से ऐड करते हैं तो तुरंत जल जाता है। क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी स्पीड होती कैसे जाता है, वो तो टकरा जाता है, तो टकरा के नष्ट भी हो जाता है ना। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह नहीं होता है, हर जगह इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। मीन्स दैट कि अगर धन आवेश चारों तरफ होगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, चारों तरफ होगा। और मैंने बताया था कि जब तक इस पर कोई घर्षण या फिर कोई इस पर फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी होते हैं वो उदासीन होते हैं। तो जैसे ही आप इसको हीट करते हो, टेम्परेचर देते हो, इसके इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। तो उच्च विभव कह सकते हैं कि अगर उच्च ऊष्मा प्रदान करते हैं इसमें तो फिर भी वो करता है विदाउट विभवांतर ऐड कर किए हुए भी, लेकिन इसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उच्च ऊष्मीय के कारण वो शून्य हो जाते हैं। प्रूफ भी मैंने बताया था कैसे हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि जब आप विभवांतर ऐड करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है। बात समझ में आ रहा है। तो निश्चित होता है तो जो इलेक्ट्रॉन एक टकराव लेता है तो ये वाला इसके बगल में, जैसे कि मान लो कि अगर 10 लोग खड़े हैं, 5 लोग मान लीजिए, 6 लोग मान लीजिए, ऐसे ऐसे जुटे हुए हैं। तो जैसे एक को फोर्स अप्लाई आप करेंगे तो तुरंत जस्ट अ सेकेंड इसको आपस में फोर्स अप्लाई करके यहाँ तक आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है।
एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करने लगते हैं कि एक ही बार में जब ये जैसे इसको टच करेगा, प्रत्येक जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब एक दूसरे पे बल आरोपित करेंगे, जो कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाएगा चंद सेकंड से पहले ही। होता है ना ऐसा कि तुरंत ध्यान करी लाइट जल जाती है, तो ऐसा होता है। ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई किया तो पूरा घूमते घूमते आती है कई इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस दिशा उसकी बदल जाती है। बात क्लियर हो गया ना? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हमें इस पूरे चालक में वैद्युत धारा और अनुगमन वेग का मान ज्ञात करने से पहले हम किसी एकांक कह सकते हैं, किसी एकांक परिक्षेत्र का क्षेत्रफल पर ज्ञात कर लिया जाए। कि पहले हम ये देख लें कि कोई छोटा सा का क्षेत्र ले लेते हैं इस पूरे चालक का, तो उसमें कितना अनुगमन वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना उसमें मूव कर सकता है, कितने दूर से कहाँ तक आ सकता है उस क्षेत्रफल में। उस क्षेत्रफल का पूरा आयतन में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र निकालेंगे तो लंबाई चौड़ाई हो सकता है, लेकिन जो उसकी ऊंचाई होगी तो ऊंचाई कभी भी देखो गोलाकार है, और जब अंदर के पृष्ठ का जब आप ज्ञात करेंगे तो आयतनात्मक इकाई की तरह ज्ञात होगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो हम कहते हैं कि हम एक कोई क्षेत्रफल ले लेते हैं, ए मान लेते हैं इसको, और कहते हैं जो है वो एकांक परिच्छेद का क्या है, क्षेत्रफल है। और जैसे इसमें विभवांतर ऐड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लीजिए ये सब इलेक्ट्रॉन हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करने लगता है किधर, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा की तरफ, कुछ इस प्रकार से। बात समझ में आया? ऐसे मूवमेंट आ जाता है। तो कहता है कि हम पहले इकाई क्षेत्र का निकाल लें, उसके बाद आगे जितने हमारे पास दिखाई देंगे सबका निकालते चले जाएंगे। पहले इकाई का निकालते हैं, उसके बाद देखा जाएगा तो कुल आयतन, कुल समय, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। पहले एक एक का याद कर लिया जाए। तो नीचे से लिखा जाएगा माना चालक के एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। लिख के दिखाएंगे। माना, क्या मैंने बोला, माना चालक के एकांक क्षेत्रफल या हम कह सकते हैं एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल। एकांक परिच्छेद कर लीजिएगा, एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना मान लिया मैंने, ए है। एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना मान लिया, ए है। फिर लिखेंगे माना चालक में, माना नीचे से लिखेगा चालक में एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें जो इसका आयतन होगा इस एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल का, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होंगे उस संख्या को मान लेते हैं n है, क्योंकि एकांक है तो उसमें अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n मान लेंगे। इतनी बात क्लियर है? देखिए स्टेप को थोड़ा सा गंभीरता से लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, अन्यथा आपको कहीं भी समझ में नहीं आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिक्स के लिए एकदम बिल्कुल तत्पर हो जाइए, रेगुलरिटी रखिए। ठीक है, ऑनेस्टी तो बिल्कुल होनी चाहिए आपके अंदर। रेगुलरिटी हो, थोड़ा सा ना हो तो भी चल जाएगा, 1-2 दिन का गैपिंग करते हो ठीक है, लेकिन उस चीज़ को कैसे कवर करते हैं उसके लिए ईमानदारी आप रखिए, पहले से तैयार है कि अगर हम कल छूटेंगे तो उस चीज़ की टॉपिक को कैसे हम तैयार कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब तो आपके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी आएंगे तो आपके लिए ऑनलाइन है वो चीज़ें, ऐसा भी नहीं कि आपका थ्योरी छूट जाएगा, सब कुछ बताई जा रहा है। उसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं और 12th है, ये आपका भविष्य निर्णय करता है, तो ध्यान से। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर हम एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल लेते हैं तो इसका आयतन भी होगा, क्योंकि गोलाकार है, ना कि सरफेस है कोई, ये कोई सरफेस नहीं है, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वृत्त नहीं है कोई,
मैंने गोले से काटा हुआ भाग लिया है, तो गोला है तो 100% वो आयतनात्मक होगा और उस गोले में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी। तो अगर इकाई है तो मान लेते हैं n होगा वहाँ पे। बात इतनी क्लियर हो गई है ना? दो बातें, अगर एकांक क्षेत्रफल a है तो इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम क्या मानेंगे? n मान लेंगे। तो नीचे से लिखा जाएगा चालक में t समय में, नीचे से लिखिएगा चालक में t समय में प्रवाहित धारा, t समय में प्रवाहित धारा। तो कह रहे हैं कि अगर वो क्षेत्रफल a है और आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो उसमें धारा कितना होगा t समय के अंतराल में? तो हम कह सकते हैं कि चूंकि आप जानते हो कि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन में T। इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे? 1। अब जितनी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे उन सब की वैल्यू किस में हम रख देंगे? इसमें। अच्छा, वैल्यू फाइंड आउट क्या करनी है? देखिए, जब आवेश का प्रवाह होता है वही हमारी क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। उन्हीं आवेशों के प्रवाह को यहाँ पे ज्ञात करना है लास्ट स्टेज में जाके। तो मान लेंगे कि चूंकि क्या होता है, I बराबर क्या हो जाता है? Q अपॉन में T हो जाता है। इक्वेशन समीकरण में इसको हम 1 मान लेंगे और नीचे से लिखा जाएगा कि यदि इलेक्ट्रॉनों में, लिखिए, यदि इलेक्ट्रॉनों में अनुगमन वेग देखिए मैंने क्या क्या किया शुरू से। देखिए, पहले मैंने एक क्षेत्रफल लिया, उस क्षेत्रफल में मैंने उस क्षेत्रफल का आयतन लिया, आयतन में उपस्थित हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि अगर t समय के पश्चात, क्योंकि विभवांतर जैसे ही आप ऐड करेंगे तो उसमें धारा का क्या हो जाएगा? गमन हो जाएगा। तो कह सकते हैं t समय में प्रवाहित धारा Q अपॉन में T के तहत गुजर सकती है। तो हम कहते हैं कि जैसे ये गुजरती है तो उसमें एक अनुगमन वेग होगा कि नहीं? क्योंकि जैसे ही धारा प्रवाहित होगा धन से ऋण की तरफ तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी होने लगेगा ऋण से धन की तरफ। तो हम कहेंगे कि वहाँ पे अनुगमन, उन इलेक्ट्रॉनों के अंदर अनुगमन वेग उपस्थित हो जाएगा T, मीन्स शांति काल के अंतर्गत। तो कहते हैं कि तब कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉनों में अनुगमन वेग मान लेते हैं कितना हो? Vd हो। कितना होगा? Vd है तो T समय पर परिच्छेद, T समय पर परिच्छेद से गुजरने वाले क्या ज्ञात करेंगे? कुल गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉनों में अनुगमन वेग Vd है तो t समय पर परिच्छेद से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। कुल गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितना होगा? तो अगर उसमें अनुगमन वेग Vd उत्पन्न होता है तो नॉर्मल सी बात है कि अगर वेग है तो वो इलेक्ट्रॉन मूव किया होगा, t समय के अंतराल में वो मूवमेंट किया होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि वो उसके इसमें स्पीड आ गई होगी, कुछ दूरी तय किया होगा। बात समझ में आ रहा है? किसी t समय अंतराल में। तो जब कोई भी वस्तु t समय अंतराल में कोई दूरी तय करता है तो हम कहते हैं वो उसका क्या है? चाल है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। देखिए, यहाँ पे हर एक चीज़ आपके लिए अज्ञात है और इसी अज्ञात से आपको ज्ञात करना है सब कुछ चीज़ें। तो कहता है कि अगर उस इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट हुआ होगा तो कुछ दूरी तय किया होगा उस एकांक परिच्छेद से गुजरने के लिए। किसके अंतराल? तो कह सकते t समय के अंतराल। तो जब गुजरेगा तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी उसमें उत्पन्न हुआ है, अनुगमन वेग। तो जो वेग का मान होता है वही उसकी किसका मान होता है? चाल का भी मान होता है। आप 11 में पढ़े होंगे कि जो
चाल का मान होता है वही वेग का भी मान होता है। कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वैसे ही उसकी वेलोसिटी भी हो सकती है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय अंतराल। तो 40 किलोमीटर 1 घंटे में जाके वो विस्थापित ही होगा। क्लियर है कि वो 40 किलोमीटर चला 1 घंटे के अंतराल में, 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर दूर जाके विस्थापित ही हो रहा है। आगे फिर आप पता नहीं, आगे हो सकता है कि उसका विस्थापन बदल जाए, मीन्स उसका चाल क्या हो जाए, बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, तो वेग भी घटे बढ़ेगा। लेकिन अगर औसत चाल और औसत वेग की बात करते हैं तो औसत चाल और औसत वेग में डिफरेंट आ जाता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, तो वहाँ पे दूरियां ऐड होती हैं, समय से भाग दिया जाता है। लेकिन जब अनुगमन वेग औसत वेग की बात की जाएगी तो औसत वेग जो होता है हम कह सकते हैं कि 0 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और अधिक भी बराबर भी हो सकता है। किसके? औसत चाल के। मीन्स दैट कि जो वेग होता है वो विस्थापन बटा में समय अंतराल होता है, और जो औसत वेग निकालेंगे तो औसत वेग मतलब कि कुल विस्थापन बटा में कुल समय अंतराल। वेग बराबर विस्थापन था, वो जितना विस्थापित हो जाए तो दूरी के बराबर ही विस्थापन ऐड करेंगे। लेकिन जब औसत निकाला जाएगा, जिसका एवरेज निकालेंगे जहाँ पे आप, तो वहाँ पे जब आप बात करते हैं तो कह सकते हैं कि कुल विस्थापन बटा में कुल समय अंतराल। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति ए से गया बी तक, अब बी से आ गया सी तक, तो एक बात होता है विस्थापन दूरी तो टोटल ऐड होगा लेकिन विस्थापन शून्य होगा कि नहीं, सॉरी फॉर दैट, कम हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, ए से चलना प्रारंभ हुआ, खूब घूम के आया, फिर ए पे ही आ गया, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब औसत निकालेंगे ए से बी तक का, बी से सी तक का, सी से डी तक का, डी से फिर ए तक का निकालोगे तो टोटल को ऐड मतलब देख सकते हैं कि अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, या अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति भी ए है और प्रारंभिक भी ए, तो ए माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यही बात होती है कि जब औसत की बात होती है तो वहाँ पर माइनस हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि जब वेलोसिटी है तो 100% मोशन मूव किया होगा, चाल चला होगा, स्पीड रही होगी उसमें, कितने समय अंतराल में, तो टी समय अंतराल में। इसलिए चूंकि फार्मूला लगाया जाएगा, चूंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। ठीक है, तो चाल तो आपको पता है, चाल कितना इसमें चली है, भीडी जितना चाल वही उसका वेग कहलाएगा। तो कह सकते हैं यहीं पे थोड़ा सा आपको ध्यान समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं तब दूरी बराबर क्या होगा, क्योंकि दूरी मुझे नहीं पता है कि कितना ये मूव किया है, यहाँ से मुझे नहीं पता कि दूरी कितना ये मूव किया है, तो दूरी हम फाइंड आउट करें तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुणे समय से। ये बताइए कि चाल कितना दिया है, VD, और समय कितना है, T, तो VD इंटू क्या हो जाएगा, T। तो हम कह सकते हैं कि जो इस पूल परिच्छेद से जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं उनमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहाँ से कहाँ तक आ रही, तो कह सकते हैं उनमें कुल इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, बोले कि यदि इलेक्ट्रॉन में अनुगमन वेग VD है तो T समय पे परिच्छेद से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बोलते हैं, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या लिखा भी है ना, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो कह सकते हैं कि जो भी रही हो, ठीक है ना, जो भी है, ये पूरी क्लियर बात नहीं है। तो बस इतना हम ज्ञात कर सकते हैं कि इतने दूर से इतनी दूरी के बीच के अंतराल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस परिच्छेद से क्या हो जाएंगे, गुजरेंगे। कुल इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो कह सकते हैं कि इतने, और जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसका, इसके बीच में जो, या इसके जो अंतराल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही कुल इलेक्ट्रॉन इस परिच्छेद से क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। इतनी बात समझ में आया। नीचे से लिखा जाएगा, नीचे से लिखिएगा। जब ये बात क्लियर हो गई तो लिखेंगे अतः, लिखिए अतः VD इंटू T, अगर ये आ गया तो लिखा जाएगा अतः VD इंटू में T दूरी पर स्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की
संख्या है। बेटा देखो, आपने बोला कि यदि इलेक्ट्रॉन में अनुगमन वेग vd उत्पन्न हो जाता है, देखिए एक चीज को, तब t समय पर परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो पता नहीं है, लेकिन इतना तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनों से मूव कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जो दूरी vd इंटू टी समय अंतराल में जो vd दूरी तय कर रहा है, वही क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निकल के आएगी। मीन्स दैट, देखिए अगर कह सकते हैं हम कि ये जो रास्ता आपका पथ है, इतने रास्ते में, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो दरवाज़ा है, ठीक है ना, इसमें से टी समय पश्चात कितने लोग गुजर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कुल संख्या तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो हम समय एक फ़िक्स करेंगे, मान लीजिए कि हम 2 सेकंड फिक्स कर लिए, तो 2 सेकंड में हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जितने व्यक्ति खड़े हैं, या फिर यहाँ से इतने ही जो व्यक्ति हैं, इसके अंतराल में 2 हो, 3 हो, 4 हो, वही इस खिड़की से या दरवाजे से क्या हो सकते हैं, पार हो सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो कुल तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना तो हम बता ही सकते हैं कि इतने दूरी में जितने खड़े हैं वही 2 सेकंड के अंतराल में गुजरेंगे, तो उसकी कुल संख्या आ जाएगी टी समय में। बात आ रही समझ, जो हमने समय निर्धारित किया उसकी बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं अतः जो vd इंटू टी आया है, वो क्या कह सकते हैं, इतने दूरी पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या हो सकते हैं, इस परिच्छेद से गुजरेंगे। इस परिच्छेद से क्या होंगे, इतने ही इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं जो इतने vd इंटू टी दूरी पे स्थित होंगे। बात समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, तो हम कह सकते हैं vd इंटू में क्या है, टी डिस्टेंस है। इस पर जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वही इस परिच्छेद से क्या हो जाएंगे, गुजरेंगे। आगे लिखिएगा, अतः इसका कुल आयतन निकाला जाएगा। नीचे से क्या निकलेंगे, अतः इसका कुल आयतन, अतः इसका कुल आयतन। तो इसका कुल आयतन कितना होगा, तो आप जानते हो कि लंबाई चौड़ाई और क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो लंबाई चौड़ाई, तो ये तो लेंथ आ गया ना, आपकी दूरी आ गई ना, इसमें कुल आयतन निकालो तो दूरी ये है। अच्छा, चौड़ाई ऊंचाई कहाँ गया, तो कहेंगे देखिए, अतः कुल आयतन भी बराबर vd इंटू में क्या है, टी तो है, आई इंटू में क्या हो जाएगा, ए दिया होगा, क्षेत्रफल है, बुक पे देख लीजिएगा। दूरी तो है आपके पास, तो दूरी को हम लेंथ मान सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है ना। ये क्या है, परिच्छेद है, तो लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई इसके पास होगा, ऊंचाई और चौड़ाई होगा इसके पास, और कह सकते हैं कि इसका ये क्या है, लंबाई निकल के आ गया। ये हो गया, देखिए ये लंबाई, इसका हो गया चौड़ाई, और ये क्या हो गया, ऊंचाई। ये वाला हिस्सा ऊंचाई हो गया, ये वाला हो गया चौड़ाई, और यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो गई, दूरी। तो टोटल कुल आयतन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई ये आ गया vd इंटू टी, और जो इसका a है क्या है, एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल है, जिसके अंदर ऑलरेडी क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो आयतन के लिए ये वाला फार्मूला। हाँ देखिए, बात हो रही थी कि उस परिच्छेद से गुजरेगा कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपने इतना दूरी से जितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वही निकल सकते हैं इससे। क्या चीज़, देखिए जब भी किसी बिंदु को अंकित करने के लिए मुझे 3 दूरियों की आवश्यकता होती है, उसका हम आयतन ज्ञात करते हैं। क्या दिया है, वो सब आ जाएगा, अभी कुछ देर इंतज़ार करिए। जब भी किसी बिंदु को अंकित करने के लिए हमें 3 दूरियों की आवश्यकता होती है, वो प्रत्येक कह सकते हैं वस्तु का हम आयतन निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो और एक बात और याद रखिएगा कि जब कोई गोलाकार परिच्छेद या कोई गोलाकार वस्तु है आपके साथ, तो जो तार लेते हो कैसा लेते हो, गोलाकार ही लेते हो ना। तो गोलाकार धातु का कोई आपने ऑब्जेक्ट लिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आप करा रहे हैं, तो पहले हम उस गोलाकार का पहले हमने एक एकांक परिच्छेद ले लिया। एकांक परिच्छेद आपने लिया तो किसका लिया है, गोले का लिया है ना। तो एकांक परिच्छेद से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लिया। अब लिखेंगे कि ऐसा है कि एक बात बताओ, तो उस परिच्छेद का कुल आयतन कितना होगा, तो इसका कुल आयतन निकल के आ जाएगा vd इंटू टी इंटू में a। प्रत्येक स्टेप पे बहुत गंभीरता से कदम बढ़ाइए। कहा जाता है ना फूंक फूंक के, और घर पे जाके 1-2 बार इसको लगाना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। आगे लिखा जाएगा, लिखिएगा आगे, अतः जब आप आयतन निकाल लिए
तो देखिए आप अभी जस्ट निकाले हैं कि परिच्छेद से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो आपने बताया कि VD × T में जितने उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वही इस कुल परिच्छेद से गुजरेंगे। तो बोलेंगे कि इस परिच्छेद का कुल आयतन कितना है, तो बोलेंगे VD × T × में क्या है, A है। तो अब जब आयतन निकाल दिए तो अब निकालेंगे कि इस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन कितने गुजरेंगे। तो अतः लिखा जाएगा अतः लिखेंगे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या लिखेगा, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके लिए पूछ रहा है, इन आयतनों से गुजरने के लिए। तो लिखेंगे क्या बेटा हो जाएगा, आयतन गुणे में, देखो अगर एकांक आयतन था, अभी इकाई आयतन में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, n थी कि नहीं थी। लेकिन अभी आपके पास क्या आ चुका है, कुल आयतन निकल के आ गया है। इकाई आयतन में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, एकांक आयतन में गुजरने वाले या उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, n थी। लेकिन आपके पास तो कुल आयतन निकल के आ गया ना। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने बताया था कि अगर 2 भाग है 3 भाग है तो उसमें 3n का मल्टीप्लाई करोगे ना। तो यहाँ पे आयतन कितना निकल कर आया है, VD × T × में A। तो हम लिख सकते हैं आयतन गुणे में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एकांक आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये फार्मूला होगा। अगर कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो लिखा जाएगा आयतन गुणे में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक बात बताइए, कुल आयतन कितना था आपका, आपने क्या निकाला, VD × T × A। और कुल एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आपने बताया था, n था। तो लिख देंगे n होगा n। अब बताइए, अतः नीचे से लिखिएगा, अतः t समय लिखा जाएगा, अतः t समय यहाँ पे सेकेंड में प्रतीत हो रहा है तो पूरी बात लिखी जाएगी। अतः t सेकेंड में, t समय की जगह सेकेंड कर दीजिए। अतः t सेकेंड में एकांक परिच्छेद से गुजरने वाला प्रवाहित कुल आवेश। देखिए जैसे ही आप कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेगा तो कुल आयतन निकालने के बाद आप क्या करेगा कि एक एकांक परिच्छेद से कितने अब आवेश गुजर रहे हैं उनका मान ज्ञात कर दीजिएगा। जब इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे तभी जाके समीकरण 1 में इसका मान रख सकते हैं। तो एक बात बताइए, अतः आवेश Q बराबर यहाँ से लिख देंगे, Q बराबर लिखा है ना कि गुजरने वाला प्रवाहित कुल आवेश, Q बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कुल इलेक्ट्रॉन गुणे में आ रहा है ना बेटा इधर का पूरा, ये यहाँ, अतः कुल इलेक्ट्रॉन Q बराबर हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा कुल इलेक्ट्रॉन गुणे में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आवेश, या लिखा जाएगा कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, लिख लीजिएगा कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देख लीजिए, जब मुझे नहीं पता होता है और एकांक परिच्छेद से अगर आवेश का मान ज्ञात करना रहता है उस स्थिति में आपके लिए नया फार्मूला, इन नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि याद रखा जाएगा। बोल रहा है Q बराबर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे में एकांक आयतन, क्या बोला है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक बात बताइए, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आप ज्ञात किए हैं ना, उस परिच्छेद से गुजरने वाला, वो आयतनात्मक परिच्छेद से गुजरने वाला। तो क्या आपने निकाला है, VD × Q बराबर क्या हो जाएगा, VD × में
T इंटू में A इंटू में क्या आपने ज्ञात किया है N। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है अभी मैंने बताया है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं ना, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻। ये तो किसी न्यूमेरिकल में यूज किया जाएगा इसका। तो Q बराबर VD, तो थोड़ा इसको सही तरीके से लिख दिया जाए तो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर क्या होगा, NE आगे हो जाएगा, NE इंटू में A इंटू में VD इंटू में क्या हो जाएगा T। इक्वेशन नंबर क्या कर लें 2। समीकरण 2 का मान रख दीजिए किसमें, 1 में उठा के रख दीजिए। 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा बच्चा। तो यहां से समीकरण नंबर कहाँ गया, एक आपका I बराबर Q अपॉन में T है ना, तो I बराबर Q अपॉन में T। एक बात बताइए Q की वैल्यू क्या है, अभी आपने निकाला NE इंटू में A इंटू में VD इंटू में क्या है T, अब बटे में क्या है T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो I बराबर क्या बच गया आपका, I बराबर बच गया N इंटू E इंटू A इंटू VD। आ गया, क्लियर है ना। तो इन देखिए हो सकता है एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है ये, तो थोड़ा सा बहुत गंभीरता से पहले एकांक का निकाला, फिर कुल आयतन का निकाला, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। उसके बाद कह सकते हैं कि कुल आवेशों की संख्या हमने ज्ञात की, जो वैल्यू आया उसको समीकरण नंबर 1। ये बोला है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक बात बताइए VD इंटू T इंटू A इंटू N, ये तो फार्मूला था आपके पास ना, यहाँ से VD इंटू T इंटू A इंटू में क्या है N है ना, था ना। अब बोला है कि A इलेक्ट्रॉन पर आवेशों को दिखाते हैं E से, स्मॉल e से। तो कहता है कि इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लीजिए। तो NE को मैंने यहाँ रख दिया, A को यहाँ रख दिया, VD को यहाँ रख दिया, T को यहाँ रख दिया, बस इसी को इधर उधर कर दिया है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला सेट करना है। और जब वहाँ पे समीकरण 1 में रखते हैं तो आ जाता है I इक्वल टू NE इंटू A इंटू VD। फाइनली क्लियर हो गया। चलिए अब आपको अगर दिखाना है तो जहाँ करके लिखेंगे, इधर का हो चुका है, मिटा दें, थोड़ा सा हट जाए स्क्रीन शॉट लेने के लिए। वो कह रहे, एक बच्ची थी कह रही कि थोड़ा सा हट जाया करिए साइडिया में, हम बोले क्यों जी, तो कह रहे कि थोड़ा सा स्क्रीन शॉट लेना है इसका, साथ साथ में लिखने में समस्या होती है। बोले ठीक है, क्योंकि सर हम समझते हैं आप लिखवाते हैं तो ठीक। देखिए इसमें आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। जो I है वो क्या है, एकांक परिस्थिति से गुजरने वाला क्या है, वैद्युत धारा हो सकता है, या धारा हम कह सकते हैं। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि एकांक, अभी आप लिखे हैं ना, A इलेक्ट्रॉनों पे क्या है आवेश है, और A क्या है तो कह सकते हैं एकांक परिक्षेत्र का क्षेत्रफल है, और VD क्या है उसमें, तो कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला औसत अनुगमन वेग है। क्या चीज़ ये, चलें लिखा जाए, हो गया ये। चले इधर का मिटा दें, इस साइड का, अरे ये ऊपर का आ रहा है ना, ऊपर ही लिख देते हैं। लिखा जाएगा जहां I क्या है, तो लिखा जाएगा कि चालक में प्रवाहित क्या है, धारा। प्रवाहित धारा। अब क्या बच रहा है, N आपसे पूछेगा तो लिखा जाएगा कि लिखिए एकांक आयतन में आप लिखे भी हैं, चालक में एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसे दिखा रहे हैं, N से ना। तो N हमारा है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की
संख्या है। उसके बाद क्या बचा है हमारा आगे, ए बचा है ना, तो लिखा जाएगा ए क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर, सॉरी ई है ना, ई है हमारा जो, हाँ इसको लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। उसके बाद क्या बचा है, ए को हम लिखेंगे कि एकांक परिक्षेत्र का क्षेत्रफल है, एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके बाद आपका बचा कौन सा, VD ना, तो इसमें लिख लीजिएगा जो VD है वो आपका जो है बच्चा इलेक्ट्रॉन का औसत अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन का औसत अनुगमन वेग, अनुगमन या आपको आप एक कह सकते हैं ना। अच्छा, इसमें एक कॉमन सी चीज़ आपको दिखाई देगी, कह सकते हैं कि जो यहाँ आई है, ये तो आपका हेडिंग हो गया, यहाँ पे समझिए, जो इसमें आई है, जो धारा आई दिखाई दे रही है, ये वो किसके अनुक्रमानुपाती हो सकता है, तो लिखते हैं प्रोपोर्शनल टू एन, प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है, इकाई आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कह सकते हैं कि उस आयतनात्मक जो चालक है, या जो चालक में जो आयतन है, या जिस चालक का जो आयतन दिखाई दे रहा है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन, और कहते हैं कि अगर कह सकते हैं उस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ती है तो वैद्युत धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये कॉमन सी बात है इसमें। तो कहते हैं कि जो आई है वो एन के अनुक्रमानुपाती होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और इसका मान घट रहा है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, घटेगा। ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक आपका एक नंबर में पूछ सकता है, कहता है कि अपवाह वेग जब वैद्युत धारा से संबंध रखता है उस स्थिति में ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो धारा होती है वो हमेशा उनमें कह सकते हैं उस चालक के आयतन के या आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। इतनी बात समझ में आ गया, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। बात क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए एक टॉपिक और ख़त्म करवा दे, हेडिंग डालिएगा धारा घनत्व, धारा घनत्व मिटा दे पूरा। धारा घनत्व, जिसको क्या कहते हैं हम, करंट डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये क्या होता है, तो कहता है कि जिस चालक का जो एकांक क्षेत्रफल होता है किसी चालक का, उस एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा I के अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। उस एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले धारा I को, ये भी हम कह सकते हैं, लंबवत गुजरने वाले धारा I को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ये भी हो सकता है। मीन्स दैट, समझिए कोई चालक है, कितनी कॉमन सी बात है ना कि उसमें क्या था, हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे थे, वस्तु ले रहे थे, वहाँ पे सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे।
यहाँ पे सिर्फ किसकी बात की जा रही है, विभवांतर की बात की जा रही है, देख रहे हैं ना, और धारा I की बात की जा रही है। कॉमन सी बात है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यूनिट 1 में ओनली वैद्युत क्षेत्र चल रहा था, V का मान चल रहा था, सॉरी E का मान चल रहा था। यहाँ पे सब कॉमन बदल गया है, हर एक चीज़ें उन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके विभवांतर का मान ज्ञात किया जा रहा है, हर जगह I का मान ज्ञात किया जा रहा है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फिजिक्स बहुत नॉर्मल है, लेकिन समझेंगे तब, ठीक। तो न्यूमेरिकल वगैरह में दिक्कत होता है बच्चा, तो लास्ट स्टेज में 1-2 दिन का समय लेके पूरा न्यूमेरिकल करवा, जितना अंकिक प्रश्न आपने दिया होगा 15-20 जो इंपॉर्टेंट होगा वो पूरा करवा देंगे, ठीक है ना। जो बार बार अनसॉल्व में आप भी जो अनसॉल्व अगर आपके पास होगा ना, तो उसमें चेकआउट करते रहिए क्वेश्चन इससे संबंधित, और उस पर ट्रिक लगाइए और लेकर आइएगा उस दिन एक ही बार कि सर ये क्वेश्चंस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक विभवांतर हम अगर ऐड करते हैं प्लस और माइनस का, तो इसमें धारा प्रवाहित होती है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे धारा प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, कहते हैं कि मूव इधर का करने लगेगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करेगा, इधर की साइड मूव करेगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा की तरह। तो कहेंगे कि एक्चुअल में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कहता है कि अगर इस चालक का कोई एकांक क्षेत्रफल आपने या परिच्छेद आप ले लिया है, तो इसके जो धारा बह रही है इसके लंबवत बहनी चाहिए, और यही हमारा क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। मीन्स दैट कह रहा है कि जितना क्षेत्रफल आप अधिक लेंगे उतना ही धारा उसमें उस परिच्छेद के लंबवत क्या होगी, गुजरेगी। अर्थात आप लिखते हो क्या, J बराबर I बटा में क्या लिखते हैं, A। याद आ रहा है कुछ फार्मूला, याद आ रहा है, धारा घनत्व का फार्मूला लिखवाए थे हमने। ईच को किसके लिए लिखवाया गया था, याद करो कुछ, जब हम ओम के नियम का व्युत्पत्ति किए थे उसमें मैंने 2 फार्मूला का प्रयोग किया था। एक किया था E=V/L और दूसरा हमने यूज किया था J=I/A। याद करिए, आया विषय कुछ याद, पीछे याद ही नहीं, पढ़ ही नहीं रहा है, एकदम नहीं पढ़ रहा है। संडे के दिन ना तो ने वीडियो नहीं दिखे थे, वो तो काम कर लिया करिए, कोई गलत नहीं है उसमें। समय जब नहीं दे पा रहे तो उसमें आप देख लीजिए, क्या दिक्कत, छोड़िए मत बच्चा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, J=I/में, तो कहता है, तो फार्मूला एकदम क्लियर हो गया ना आपका। डेफिनेशन कह सकते हैं कि उस क्षेत्रफल से जितनी धारा लंबवत गुजरती है वह इसका क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। उस स्थिति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक अभी डेफिनेशन लिखवाएंगे, लिखिएगा मत। इसका मात्रक क्या होगा, I का क्या होता है, एम्पियर, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कूलाम प्रति सेकेंड होता है भाई। I बराबर क्या होता है, Q/T, Q का कूलाम प्रति सेकेंड, और इसका या तो एम्पियर लिखते हैं। एम्पियर बटा में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या, मात्रक निकल गया, विमा क्या होगा बच्चा, जानते हैं एम्पियर का क्या होता है A, और मीटर का क्या होता है L। L2 हो जाएगा ना, ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा, L को पहले रखते हैं तो हो जाएगा L पे -2 × A, ये इसकी विमा कहलाएगी। तो लिखेंगे ना, लिखिए लिखिए। देखो इससे 3 क्वेश्चन बन सकता है। पहली कि धारा घनत्व तो क्या होती है, तो कहा जाएगा कि उस चालक के क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा I को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। पहला क्वेश्चन। कहा जाएगा कि कौन सी राशि है, तो कहेंगे कि ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और कहा जाएगा कि इसका जो दिशा है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा के ऊपर निर्धारित होता है। तो जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वही क्या होगी, धारा की दिशा होगी। तो जब धारा की दिशा आप निर्भर कर दे रहे हैं एक परिणामी, और उसमें परिमाण के साथ साथ क्या दिशा का भी अनुभव करा दे रहे हैं, तो ये बताइए कि ये सदिश राशि होगा कि नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन बोर्ड में। लिखिएगा फटाक से, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कह रहे हैं, डेफिनेशन लिखिए, धारा घनत्व हेडिंग डाले है ना, लिखिए। किसी चालक में किसी बिंदु पर, लिखवा दे क्या, किसी चालक में किसी बिंदु पर लिखवा देते हैं, किसी चालक में, समय नहीं है जल्दी करिए, किसी बिंदु पर लिखा जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल से
प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला सॉरी हाँ अभिलंबवत करिएगा, इसको लिखा जाएगा अभिलंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाला, बुक में दिया डेफिनेशन ना, गुजरने वाला वैद्युत धारा को, वैद्युत धारा को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारा को ही उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। नीचे से लिखेंगे यह एक सदिश राशि है, पॉइंट करके लिख लीजिएगा, यह एक सदिश राशि है। ऐसा क्यों भाई, सदिश राशि क्यों है, तो लिखा जाएगा नीचे से किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा किधर है बच्चा, तो लिखा जाएगा धारा घनत्व की दिशा उस बिंदु पर लिखने का तरीका थोड़ा सा बदला जाएगा, उस बिंदु पर धन आवेश के, उस बिंदु पर धन आवेश के, हाँ धन आवेश के दिशा होती है या धन आवेश की दिशा होती है, कर लीजिए, ठीक है। धन आवेश की दिशा को ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा माना जाता है ना, जो धन माइनस की तरफ चलेगा वही उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाएगी, ठीक है ना, इतना कंफर्म। ये फाइनल आपका हो गया, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा कूलाम का नियम। नेक्स्ट टॉपिक जो कल की टॉपिक होगी कूलाम का नियम के ऊपर होगा। चलिए कर जाइए, कल मिलते हैं।